एक बार अब हम देखें नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। वैसे तो हमने इसको समझ लिया, लेकिन फिर भी हम पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में से एक बार देखने की कोशिश करें कि इसका पर्पस क्या है। इस अनुच्छेद 38 जो नीति निर्देशक सिद्धांतों से जिसका ताल्लुकात है, वह कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थानों को अनुप्रमाणित करे और भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके अंत में लोक कल्याणकारी साबित हो या लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करे। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास हो। संक्षिप्त में यही बात अनुच्छेद 38 में कही गई है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य राज्य से है। दूसरा, राज्य की भावी नीतियों को कैसे निर्धारित करे, इससे है। तीसरा, ऐसा करते हुए वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उसे पाने का प्रयास करती है। क्या उद्देश्य हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र की स्थापना, लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना। इस उद्देश्य हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में नीति निर्देशकों की अहम भूमिका है। तो इस प्रकार हमने ऊपर जो महत्व पढ़े थे उसमें एक महत्व और जुड़ जाता है। ये भावी पीढ़ियों के लिए है, भावी नीति के लिए है, आने वाली नीतियों के लिए है। और ऐसा करते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को साकार रूप दिया जाए। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को साकार रूप दिया जाए, ऐसे को मूर्त रूप किया जा सके। यदि संक्षेप में बात करें तो संविधान में नीति निर्देशकों का समावेश, संविधान में नीति निर्देशकों का जोड़ना, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अर्थात हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को कि यह संविधान किस दिशा की ओर सोचता है, इस संविधान से क्या अपेक्षा है। प्रस्तावना को पढ़ने से तो स्पष्ट हो ही जाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रस्तावना के अलावा यदि हम केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी पढ़ लेंगे तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तावना में दी गई बातें मात्र केवल प्रस्तावित नहीं हैं, बल्कि उनको धरातल पे लाने के लिए, उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनको यथार्थ में लाने के लिए संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो प्रस्तावना में दी गई बातों को अमली जामा पहना सकें। उनमें से एक है नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में जोड़ा जाना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में ये बहुत सहायक है। तो अब हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और कितने महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक सिद्धांत बनाम अधिकार, इस पर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों की यदि बात करें
तो इसके महत्व को अब हम और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पूरे संविधान में यदि कोई सा ऐसा भाग है जो लोक कल्याणकारी दिशा की ओर देश को आगे ले जाने का प्रयास करता है तो वह नीति निर्देशक सिद्धांत वाला भाग 4 ही है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है और उसके लिए प्रयासरत दिखता है वह संविधान का यही भाग है। ये जानने के बाद अब हम आए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनकी संख्या काफी बड़ी है, उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, कुछ खंडों में बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो भी सिद्धांत हैं उनको जो संविधान के भाग 4 में 38 से 51 तक हैं, दिशा निर्देश से संबंधित हैं, इनको हम मूलतः 3 भागों में बांटते हैं। डॉक्टर एम.पी. वर्मा उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है, इसका वर्गीकरण किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस क्लासिफिकेशन के तहत पहली श्रेणी, पहला वर्ग, उसे वे कहते हैं समाजवादी सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जो समानता की बात करते हों, ऐसे सिद्धांत जो समाजवाद की बात करते हों, उन सिद्धांतों को इस वर्ग में डाला गया। उदाहरण के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो ये कानूनी प्रावधान नहीं था, ये एक दिशा निर्देशक था। उस समय शायद संभव नहीं था कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान तनख्वाह दी जाए। बहुत से कारण रहे होंगे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और कई भी कारण रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जब ये संभावना दिखी, सरकार ने इस नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी रूप दे दिया है और अब ये आवश्यक हो गया है कि समान कार्य के लिए सभी लोगों को समान तनख्वाह मिले, समान वेतन मिले, और ऐसा ना करने पर दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जब मनरेगा या कुछ अन्य ऐसे कार्य होते हैं जिसमें सड़क बनाना, इरिगेशन का काम करना आदि आदि रहता है, और ठेकेदार जिसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है वो जब मजदूरों को इन कार्यों पे लगाता है तो कई बार ऐसे प्रकरण आए हैं कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम तनख्वाह दी गई, और यदि ऐसा प्रकरण सरकार की नज़र में आ जाए और न्यायालय तक ये बात पहुंच जाती है तो ऐसे ठेकेदारों को सजा मिली है। अर्थात न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान है, और न्यूनतम मजदूरी का भी प्रावधान है, उससे कम देने पर सजा मिलेगी। ये नीति निर्देशक सिद्धांत था पहले, अब उसे कानून का रूप दे दिया गया है। यही कल्याणकारी दिशा की ओर इशारा करता है हमारे संविधान की। सरकार इसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को जितना ही कानूनी रूप देगी, वह सरकार उतनी ही जनता के बीच जनता की हितैषी मानी जाएगी। एक और प्रावधान, उदाहरण, प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिलें, इसे भी एक कानूनी रूप दे दिया गया है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए जो भारत के प्रियम्बल में है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, उस समाजवाद की प्राप्ति के लिए कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिए हैं, जिसे समाजवादी सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर या कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस पे गांधी के विचारों का प्रभाव न हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे हम अपने जीवन शैली की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें,
सामाजिक सोच की बात करें, सब में महात्मा गांधी के विचारों ने किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा। इसीलिए तो उन्हें महात्मा गांधी कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में इनका प्रभाव है, भारत के संविधान निर्माताओं के मन में भी गांधी के विचारों का काफ़ी प्रभाव था, और वे तो गांधी के समकक्षी थे, समकालीन थे। निश्चित रूप से उनकी छाप इन संविधान निर्माताओं के मन में मानस पटल पर थी। जब दिशा निर्देशकों की बात हुई तो कुछ ऐसे दिशा निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में चौथे भाग में शामिल किए गए, जिनके प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम गांधी जी को देखते हैं। और इसीलिए ये विचार दूसरी श्रेणी में जो हैं उन्हें कहा जाता है गांधीवादी सिद्धांत। गांधी से प्रभावित हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसको कानून में बदलने की अपेक्षा हम सरकार से करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सरकार का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को, इन उम्मीदों को वह कानूनन रूप दे। उसमें कुछ सिद्धांतों की बात करें तो अनुच्छेद 40 में एक बिंदु है, राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतने अधिकार और शक्तियां देगा कि वे स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करें। संविधान निर्माताओं ने ये बात 1947-48 में सोच ली थी और इस पर निर्णय ले लिया था, और अपेक्षा की थी कि आने वाले वर्षों में उचित समय में सरकार ये प्रावधान करेगी। सौभाग्य से ये गांधीवादी सिद्धांत अब अपने वास्तविक रूप में आ गया है, और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनन अब राज्य पंचायतों का गठन आवश्यक है पूरे देश में, और उन्हें इतने अधिकार दिए गए हैं कि अब वे स्वायत्त संस्था हैं, सक्षम हैं और स्वयं अपने अपने गांवों के लिए एक पर्याप्त संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा गांधीवादी विचार, गांधी हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए बहुत बात करते थे। निर्धन वर्ग, कमजोर वर्ग, दुर्बल, निर्बल, महिलाएं, इनके लिए उनके मन में बहुत बहुत सोच थी। तो उन्होंने उनकी शिक्षा, उनके आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से अनेक बार अपने भाषण में अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित किया था। परिणाम कि दुर्बल वर्ग, पिछड़ी जाति, निर्बल जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष रूप से उन्नति का प्रयास करेगा। कौन? सरकार। इसके तहत बहुत से प्रयास हुए हैं। शिक्षा के प्रयासों की यदि बात करें तो मुफ्त में शिक्षा, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा कक्षा 12वीं तक, और 14 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा कक्षा 8वीं तक। उसके अलावा बहुत से स्कॉलरशिप्स के प्रयास जैसी संस्था जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें सरकार के द्वारा मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है, आदि आदि। ये सब इसी गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों ने भी हमारे संविधान को बहुत प्रभावित किया है। तीसरा श्रेणी जो संविधान की है वो है बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत। संविधान में दिशा निर्देशकों में एक श्रेणी आती है बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल लिबरल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। लिबरल, लेकिन जिनका संबंध बुद्धि से हो, बौद्धिक। इन पर उदारवादियों का बड़ा प्रभाव पड़ा, और इसके कुछ उदाहरण की यदि हम बात करें तो पहला है 14 वर्ष की आयु के कम के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। दूसरा,
भारत के सभी क्षेत्र में एक समान दीवानी और फौजदारी कानून। शासन ये प्रयत्न करेगा, देखिए आपको ये ख्याल रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में अपेक्षा है, उम्मीद है, और जब उम्मीद की बात होती है तो उसके वाक्य जो हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के, वो कुछ इस प्रकार हैं जिसकी समाप्ति प्रयत्न से होती। शासन ये प्रयत्न करेगा कि राज्य पंचायतों का गठन करे, शासन ये प्रयत्न करेगा कि कमज़ोर वर्गों की उन्नति का प्रयास करे, शासन ये प्रयत्न करेगा कि 14 वर्ष से आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दे, शासन ये प्रयत्न करेगा कि दीवानी और फौजदारी कानून समान हो, इसका प्रयास करेगा, आदि आदि आदि। तो ये जनता की अपेक्षाएं हैं, और इसलिए प्रयत्न करने की अपेक्षा है कि शासन प्रयत्न करे इस दिशा में। और जब ये प्रयत्न सफल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कानून का रूप ले लिया है, और जब ये कानून का रूप लेता है तो दिशा निर्देशक नहीं रह जाता, वो कानून बन जाता है। एक परफेक्ट लोक कल्याणकारी राज्य वो होगा जिसमें ये सारे दिशा निर्देशक सिद्धांत जो हमारे इस चौथे अध्याय में दिए हुए हैं, इनकी जितनी संख्या, ये सब को जिस दिन हम कानूनन रूप दे देंगे, उस दिन हमारा देश, हमारा राज्य परफेक्ट कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। वैसे और नई नई स्थितियां निर्मित होंगी तो नई नई अपेक्षाएं निर्मित होंगी, नई नई इच्छाएं निर्मित होंगी, अभिलाषा निर्मित होगी, और सरकार से अपेक्षा रहेगी कि वो इन दिशाओं में भी प्रयत्न करे। अध्ययन की सुविधा से यदि हम बात करें तो उसे हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण। ये तो हुआ मिस्टर शर्मा के द्वारा जो वर्गीकरण 3 हुआ है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इन्हें हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं। पहला, ऐसे सिद्धांत जिनका संबंध आर्थिक मामलों से है, ऐसे दिशा निर्देशक जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के तहत सबसे अहम बात होती है आर्थिक सुरक्षा लोगों को मिले, आर्थिक न्याय लोगों को मिले। और उसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री या पुरुष, उनको समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये तो हो गया आर्थिक सुरक्षा संबंधी निवेशक तत्व। इसी श्रेणी में कुछ अन्य उदाहरण एक के बाद एक यहाँ आपको बताना जरूरी होगा। दूसरा है देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था जो सार्वजनिक हित में हो, अर्थात किसी एक परिवार, किसी एक व्यक्ति, किसी एक तबके की यह संपदा ना हो जाए। कौन सी संपदा? देश के भौतिक साधन, जो संसाधन है, भौतिक साधन है, जो रिसोर्सेस हैं, उस पर किसी एक का नियंत्रण रहो। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि ये संपदा समान रूप से सबके लिए उपलब्ध हो और सार्वजनिक हित इसका हो सके। अर्थात सरकार जब कानून बनाए इन संबंधों में, इन विषयों पर, तो ध्यान रखे कि कहीं कानून इस बात के लिए प्रेरित तो नहीं करेगा कि ये संपदा किसी एक परिवार या व्यक्ति तक जारी हो, किसी एक तबके तक, किसी एक समुदाय तक जारी हो। ये इसके लिए जरूरी है देखना। तीसरा, धान और उत्पादन के साधनों का न्यायोचित बंटवारा। धन और उत्पादन के साधन यानी पैसा, मनी, और उत्पादन के जो साधन हैं, इनका बंटवारा हो, बराबर बंटवारा हो, न्यायोचित बंटवारा। बराबर का अर्थ है न्यायोचित, तर्कसंगत बंटवारा हो। ऐसा ना हो कि जो भी ये रिसोर्सेस हैं ये कुछ लोगों तक ही सीमित हो रहे हों। सार्वजनिक हित को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे, इसके लिए धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो जाए, ये सरकार का कोई सा भी कानून बनाते समय प्रयास होना चाहिए।
इसीलिए बारंबार सरकार के द्वारा बनाए गए बहुत से आर्थिक कानूनों को लेकर कई लोग संदेह बताते हैं कि यह कानून कहीं कुछ वर्ग तक ही के लोगों को ही फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन कुल मिला के ये सिद्धांत अति महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जब भी कानून बनाए इन सिद्धांत को सोचकर, देखकर ये सुनिश्चित करे कि इसके द्वारा बनाए जा रहे कानून इस नीति के अनुसार चल रहे हों। अगला, चाहे स्त्री या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा, ये राज्य प्रयत्न करे और ये सफल भी हो चुका है। अब सब जगह समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। 5वां, स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने हो। देखिए इसकी शब्दावली, राज्य श्रमिक पुरुष, लेबर फोर्स जिसमें महिलाएं हैं और पुरुष हैं, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा और ऐसी बालकों की जो सुकुमार उम्र होती है, टेंडर एज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में टेंडर एज, उसका ख्याल रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि इनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आर्थिक मजदूरी के कारण ऐसे काम या व्यवसाय इन्हें ना करना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं है, अन्यथा यह शोषण कहलाएगा। आर्थिक तंगी के कारण यदि बच्चों से, महिलाओं से ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं है, उनके शारीरिक स्थिति को देखकर, उनकी सुकुमार उम्र को देखकर, ऐसी स्थिति में सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जिससे इनकी शारीरिक स्थिति को अक्षुण्ण बनाया जा सके, जिससे इनके द्वारा ऐसे कार्य न कराए जाएं जो गैर वाजिब हों, अनुचित हों, उनकी शक्ति या उनकी आयु के अनुकूल ना हो। सरकार को ऐसे प्रावधान करने की अपेक्षा है, सरकार को ऐसे कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए और सरकार ने बना लिया है। अगला डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्थिक दृष्टि संबंध में, राज्य बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा नहीं करे, बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करे। ये सरकार से अपेक्षा है कि वो बच्चों के स्वस्थ विकास का प्रयास करे, अर्थात उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करे, खेलकूद का प्रावधान करे, लाइब्रेरी आदि का प्रावधान करे, आदि आदि। और ऐसा करते हुए और ऐसा करने के लिए वो संबंधित कानून बनाए। अगला, राज्य अपने आर्थिक संसाधनों एवं विकास की सीमा के अनुसार कोशिश करे कि सभी नागरिक योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें। योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने का प्रयास करे। प्रयास इसलिए क्योंकि इससे, इस मुद्दे से आर्थिक साधन जुड़े हुए हैं। सरकार ये कोशिश करे कि लोगों को शिक्षा मिले, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, इसमें सरकार सहायता करे। आपने सुना भी होगा कि सरकार ने बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके तहत अब राज्य के निवासियों को शिक्षा मिल रही है मुफ्त में। बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और नए नए अवसर प्रदान किए हैं। ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वृद्धावस्थाओं के लिए, वृद्धावस्था में चले गए पुरुषों, महिलाओं के लिए कुछ मनोरंजन की योजनाएं हैं, रहने की योजनाएं हैं, उनके लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों को घूमने की योजना बनाई गई है। ऐसे विकलांगता से जो ग्रसित है, जो बच्चे, जो लोग विकलांग हैं दुर्भाग्य से, उनके लिए भी
सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं तो सभी वर्ग के लिए है, पर विशेष रूप से इन कमजोर तबकों के लिए। अगला आर्थिक संबंधी सिद्धांत, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े, स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े का अर्थ यह है कि सरकार कोशिश करेगी कि ऐसी स्थितियां निर्मित की जाएं कि वे महिलाएं जो गर्भवती हैं वे कार्य मुक्त रहें गर्भावस्था के काल में, लेकिन उनकी नौकरी ना जाए यदि वे कहीं नौकरी करती हैं। अब ये भी एक कानून बन गया है। और तो और लोक कल्याणकारी दिशा में एक कदम और है कि मात्र अब उनकी नौकरी बची ही नहीं रहती, बल्कि उसके अतिरिक्त उन्हें 4 माह, 5 माह, 6 माह जैसा भी प्रावधान है उसके अनुसार उन्हें अतिरिक्त छुट्टी भी मिलती है, और वह भी पूर्ण वेतन के साथ। कितना बड़ा कल्याणकारी कदम है। पर कितना भी बड़ा हो, सरकार से तो यही अपेक्षा है कि वह सभी तरह की कल्याणकारी योजनाएं जिसका उद्देश्य जनता की भलाई है उसे लागू करे। आर्थिक दिशा में अगला सिद्धांत, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि कोई व्यक्ति अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय प्राप्त होने से वंचित न रहे। इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा, और इस दिशा में भी अब कई कानून आ चुके हैं, और सरकार इस बात का प्रयास करती है कि जो भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसे वकील मुहैया करा सके, उसे कानूनी सहायता पहुंचा सके, आदि आदि। अगला आर्थिक प्रावधान, राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग स्थापित हों। इस दिशा में सरकार को भी बहुत काम करना है। कुटीर उद्योगों की स्थापना में सरकार के जो प्रयास हैं उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये कुटीर उद्योग का विचार गांधीयन विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होकर यहाँ लिया गया है। कुटीर उद्योग से संबंधित ये सिद्धांत गांधी जी के बहुत निकट था, तो राज्य से अपेक्षा है कि वह कुटीर उद्योग की स्थापना में प्रोत्साहन देगी। अगला, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे मजदूरों को उचित अवकाश और विश्राम मिल रहा है, साथ ही उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के अवसर भी मिल रहे हैं। राज्य को उचित अवकाश, उचित विश्राम मिल रहा हो, अर्थात सप्ताह में कितने दिन की छुट्टी, प्रतिदिन कितने घंटे का कार्य, विश्राम के कितने घंटे, आदि आदि, ये सब का प्रावधान सरकार को कानूनी रूप से करने की अपेक्षा है, और सरकार ने ये कर भी लिया है। यद्यपि अभी भी इसमें धरातल पर देखा जाए तो सुधार की ज़रूरत है।